आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज को जो रन कर रहे हैं उसी के क्रम में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो सल्तनत काल है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस आज वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक प्राचीन इतिहास से संबंधित जो हमारे पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन हैं ऑलरेडी हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज जो प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है वो आपने नहीं देखा है तो वो आप उसे ज़रूर देखें। आइए आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो मध्य सल्तनत काल है उससे संबंधित जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस क्रम में हमारा जो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जो हैं वो सऊदी अरब में स्थित मक्का में स्थित है। इसी कारण जो है मुस्लिम नबियों के लिए या मुस्लिम अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? अभी हमने देखा मक्का सऊदी अरब में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ये जो है अरबों द्वारा किया गया था क्योंकि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग सिंधु को यानी कि स को ह बोलते थे, इसीलिए वो सिंधु से हिंदू का प्रयोग करते थे और अरबों ने प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर भी संबोधित किया है ईरानियों ने, और यूनानी ने इसे इंडिया कहा है और हिंद जो है हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो 711 या 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। हालांकि इसमें ऑप्शन डी दिया है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों के रूप ने किया था जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे 712 ईस्वी इसलिए दिया गया है क्योंकि 711 में जब उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था तो वो पराजित हुआ था। ठीक है, और मारा गया था। तो इसलिए और जो 2012 में आक्रमण दिया गया है ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था जो कि अरबों का ये पहला जीत था। ठीक है, नेक्स्ट, इराक के हाकिम उल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उस समय सिंध पर जो दाहिर का शासन था और फारसी ग्रंथ चचनामा अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इस ऑप्शन में जो है सही आंसर
डी बताया गया है कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ही कहला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? तब हमारा जो आंसर अब होगा 712 ईस्वी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब होगी, तो वो 712 में हुई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? वो अरब थे। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमान का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने में हुआ था, परंतु यह आक्रमण जो है असफल रहा। फिर भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। खलीफा अल वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था, हमने बताया भी, दाहिर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, वो कौन था? तुर्क, मंगोल, अरब, या ये थोड़ा सा पीडीएफ में छिप गया है। तो हमारा जो अभी हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, वो अरब था, तो अरब का निवासी था। ठीक है, वो इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, दाहिर का शासन था, ये हमने अभी देख लिया है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश की जो राजधानी थी वो थी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी, जिससे चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसमें से जो गजनी राजवंश का संस्थापक था वो था अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक जो है अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी कहा जाता है, और अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन जो है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उसका उद्देश्य शासन की स्थापना नहीं थी, सिर्फ लूट और घसोट की नीति पे वो आक्रमण करता था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है 17 बार आक्रमण किया था, परंतु आक्रमणों का उद्देश्य जो है स्थायी मुस्लिम शासन नहीं था, सिर्फ लूट मार था, यानी कि धन की प्राप्ति करके वो अपने स्वदेश चला जाता था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी को से पराजित नहीं हुआ? तो वो जो है विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण जो है 1019 या 1020 के बीच में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा जाता है। मुस्लिम स्रोतों से अगर पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लेता है और महमूद भी लौट जाता है। ठीक है, जिससे विद्याधर अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और मुस्लिम लेखकों ने तत्कालीन भारत का
सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो वो हमने अभी पढ़ा, विद्याधर ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उतबी, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था, क्योंकि महमूद गजनवी खुद एक शिक्षित और सुसभ्य व्यक्ति था। किताब उल यामनी की रचना की है या तारीख यामनी की रचना की है? ठीक है। शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में संबंधित है? तो ये जो है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, शहनामा के लेखक जो हैं फरिश्ता नहीं है, इसके लेखक जो है फिरदौसी हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे देखते हैं, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शहनामा के लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि विद्वान था। ठीक है। इसे पूर्व के होमर की उपाधि भी दिया गया है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन ने इब्राहिमी नामक किताब की रचना की है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तारावादी फरिश्ता था। इस समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक जो है तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह दूती को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। शाहनामा का लेखक कौन है? तो वो अभी हमने पढ़ा, फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो वो है अल-बरूनी। जिसने पुराणों का अध्ययन किया वो प्रथम मुसलमान जो है अल-बरूनी है। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी है। उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और अल-बरूनी एकमात्र इतिहासकार नहीं है। उसके ज्ञान और रुचियों की व्याख्याति जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जानी जाती है, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और शास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत के तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसे संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बहामिहिर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। अल-बरूनी की एक जो बहुत ही फेमस किताब है वो है तहकीक हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, और इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वो रजनीकांत शर्मा जी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहास कौन है? तो अभी हमने पढ़ा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था गजनी के साथ। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ वो आया था। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के क्रम का हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ये सही नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। हालांकि उसने पुराणों की व्याख्या की थी, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। ठीक है। वो संस्कृत का विद्वान है। ठीक है। वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो वो थे भीमदेव।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के क्रम का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में हमें बात करना है, कौन सा सही है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ये हमारा सही है। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ये भी हमारा सही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन द्वारा की गई थी, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के अरब सागर के तट पर स्थित है, जो कि महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिर है उनमें से एक है। इस मंदिर का उल्लेख जो है अल-बरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। ठीक है, और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस तरह विकल्प ए सही है, उत्तर है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्मित किए थे, तो वो मोहम्मद गजनवी ने किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किए थे। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित था। ऊपरी भाग में जो है अरबी भाषा में और दूसरी तरफ जो है संस्कृत भाषा में उल्लेखित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो वो जो था मोहम्मद गोरी ने। उत्तर भारत को जो जीता वो मोहम्मद गोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो मोहम्मद गोरी को जो है भीमदेव द्वितीय ने पराजित किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु मूल राज्य सेकेंड या फिर भीमदेव सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं ने नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया, और ये गोरी का भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया, और चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद्र के युद्ध में पराजित हुआ था, तभी हमने पढ़ा, वो है जयचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, तो जयचंद्र को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है, यानी कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था तराइन प्रथम युद्ध में, उसमें मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज का पराजय का सामना करना पड़ा, और ये जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई। मुसलमानों की जीत में यह भूमिका निभाई है। यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से मुस्लिम सत्ता की स्थापना को प्रबल बल मिला। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। देखिए, चंगेज़ खां, मोहम्मद गोरी, तैमूर और महमूद गजनवी। तो हमारा जो सबसे पहले कौन आया था, हमने अभी पढ़ा था, मोहम्मद गजनवी आया था। ठीक है, उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने जीता। तो ये हमारा जो ये नेक्स्ट जो है थर्ड, यानी टू थर्ड हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 थर्ड, उसके बाद चंगेज़ खां, उसके बाद तैमूर। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं मोहम्मद गजनवी कब आया था? 999 से 1027 के बीच में, जो 17 बार आक्रमण किया। और फिर मोहम्मद गोरी जो है 1175 में प्रथम आक्रमण किया था। 1205 ईस्वी में साम्राज्य का विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा पर भारत की चढ़ाई करता रहा। फिर चंगेज़ खां जो है 1221 ईस्वी में आया। ठीक है, और तैमूर जो है 1398 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो वो जो है मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति का उत्कीर्ण किया था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता यानी कि इक्ता प्रथा का स्थापना हो गया और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों को प्रशासन संभालने के लिए सौंप दिया और भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता के रूप में प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वो था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही है नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया, यानी कि पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय किया और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। वहाँ पे न जाने कितना पूरा नरसंहार किया इसने। वहाँ पढ़ रहे सभी विद्यार्थी और जितने भी आचार्य थे सभी को इसने मार डाला और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे जलाकर खाक कर दिया। और करीब वो आग जो है कहा जाता है कि 6 महीने तक जलती रही, इतनी पुस्तकें वहाँ पे थी। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासन जो लक्ष्मण सेन थे वो बिना युद्ध किए डर के भय से वो भाग निकले और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट मचाया, यानी इतना इसका भय उत्पन्न हो चुका था। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। अब बताइए, ऐसे राजा कहीं भी शासन करेंगे वहाँ की प्रजा कभी भी सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि मुसीबत के समय राजा ही भाग जा रहे हैं। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो अभी हमने पढ़ा बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया, अभी हमने बताया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए कथन, जिसमें एक कथन है दूसरा कारण है, बताना है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये हमारा सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी हमारा सही है। राजनीतिक एकता न होने के कारण ही बाहरी आक्रमणकारी आए और एक एक करके सबको हराते गए और भारत पर विजय प्राप्त कर लिए। तो हमारा जो ये है कारण भी सही है और कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ये आता है जो है गुलाम वंश। तो आइए गुलाम वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। गुलाम वंश में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गुलाम वंश के संस्थापक।
तो गुलाम वंश के संस्थापक को हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये 1206 से 1290 गुलाम वंश की एक गुलाम वंश का काल है, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हालांकि इस वंश या कोई वंश नहीं है, क्योंकि इसमें वंशानुगत कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन इस वंश में जिसने भी शासन किया हर शासक का कोई ना कोई गुलाम था, तो इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। और इस वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश यानी मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। ये इतना उदार था कि अधिक से अधिक दान करता था लाखों में, इसीलिए लाख बख्श देने के रूप से ये विख्यात है। फरिश्ता ने लिखा है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग की ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी है। कुरान ख्वां भी है। ऐबक को साहित्य से अनुराग था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्काल विद्वान जो थे हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए हैं। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो है उसका भी निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, जिसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है, कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लेकिन लाहौर में नहीं। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अजमेर नहीं, लाहौर, अजमेर, दिल्ली और अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो हमारा ये ऑप्शन जो पूछा है नहीं दिया है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, ये सही है। इल्तुतमिश ने पूरा कराया, ये भी हमारा सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका सहयोग किया था। 5वीं जो मंजिल जो है इसने ही बनवाई थी, और जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने कोई योगदान नहीं दिया था। इसका जो निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था, हमने बताया। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल को पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल भी बनवाया था। ठीक है, हमने बताया अभी कि 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्रम में जो हमारा आज का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो वो जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो वो थी राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से वह सिंहासन रूढ़ हो गया। ऐसा ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक ने सबसे कठिनाई जो है गोरी के दास और उसके उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी जो है कुबाचा से कर वो उसको तो अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन यलदौज की तरफ से जो खतरा बना रहा, यही कारण है कि ऐबक सदा जो है लाहौर में ही निवास करता था और दिल्ली आने का उसे अवसर ही नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई?
तो वो जो है चौगास की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो एक खेल हुआ करता था चौगान, एक खेल हुआ करता था चौगान, तो उस पर घोड़े पे बैठा हुआ करता था, तो उस घोड़े से ये गिर गया जिसकी वजह से 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो वो जो है इल्तुतमिश ने किया था। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने उस यलदौज के भय से वो कभी दिल्ली आया ही नहीं, तो अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में ही बनाए हुए था और दिल्ली कभी आया नहीं है। जब उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली तो राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो अभी हमने पढ़ा था राजधानी किसने घोषित की थी, तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी था? तो वो था दिल्ली, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, क्योंकि राजधानी इसने ही स्थानांतरित की थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो था, कहाँ था? तो वो जो है इल्तुतमिश था। वो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश से खिल्लत प्रदान की और सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद लोदी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो ताजुद्दीन यलदौज था, ये तो था। नासिरुद्दीन कुबाचा भी था और अली मर्दान भी था, और ये नहीं था, मलिक अल-तुलतुनिया जो है इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो जो थी रजिया सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी में उसका शासन रहता है। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया था, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित किया और सुल्तान के हाथों में केंद्रित बल को लिया, तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्क राज्य के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो मंगोल जो आक्रमणकारी चंगेज खां था वो इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत को भेजा था कि वो इसकी सहायता ना करे, और उसकी बात मानकर इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और 1224 ईस्वी में वो भारत से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन है? तो वो जो है इल्तुतमिश है, क्योंकि उसने अपना एक दूत इसके दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो वो है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया।
तो वो जो है इल्तुतमिश के शासनकाल पर, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का मूल नाम था तेमोचीन। चंगेज़ खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज़ खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम जो था वो तेमोजीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में हमारा आज का क्वेश्चन 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये हमारा जो है सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने सुल्तान पर अधिकार किया था, सिंधु नदी पार की थी। ये हमारा जो है गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल ये ऑप्शन हमारा सही है। वास्को डी गामा जो है 1698 ईस्वी में जमुरीन के शासनकाल में आया था। सॉरी 1698 नहीं, ये 1598 में 1598 में जमुरीन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 24, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो वो जो है मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो वो जो है तुर्कों का हाथ था। भटिंडा का गवर्नर जो मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर सत्ता को हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? बलबन जो था उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। उसका पूरा नाम जो है गयासुद्दीन बलबन है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली उसने, और उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम जो है बहारुद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वो भी इल्बरी जनजाति का तुर्क निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त ए लौ की नीति अपनाई थी? तो ये जो है बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने रक्त ए लौ की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए वक्तव्य को सही कथन को चुनना है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। तो ये हमारा सही है। और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन ये शक्तिशाली अपने केंद्रित कर लिया और सुरक्षित करना चाहता था, इससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन कोई समुचित व्याख्या दोनों में स्पष्टीकरण नहीं मिलता। ठीक है, समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो वो जो है जिले इलाही का उपाधि जो है धारण किया। बलबन जो है फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा और उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती का प्रतिनिधित्व, राजा को है जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व के रूप में बताया करता था, और उसने नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद आता है, ऐसा उसका मानना था। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब के रूप में उसने खुद को एक पहचान बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप
को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो वो था बलबन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? तो ये भी जो है बलबन ने ही किया था। नवरोज का आरंभ जो है बलबन ने किया था। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उसने कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने कई परंपराओं को शुरू किया। उसने जो है सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन स्वीकार करना शुरू किया और पागोस जो सुल्तान के चरणों को चूमता था। ये जो है सिर्फ पैगंबर के लिए यूज होता था, लेकिन उसने पैगंबर के बाद खुद को माना, इसलिए ऐसा ये नियम निकाला था। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार जो है नवरोज को प्रारंभ किया और बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया उसने। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की है? तो बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही है? सही नहीं है, देखिए पूछा गया है नहीं, सही नहीं है। तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो हमने पढ़ा ये सही है। इसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, तो ये हमारा जो है गलत है। उसने तुर्कान चहलगानी जो है समाप्त कर दिया, तो ये भी गलत है। नहीं, ये सही है हमारा, चहलगानी इन्होंने समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो ये भी हमारा सही है। तो जो हमारा सही नहीं है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो वो जो है बलबन ने बताया है। ठीक है, बलबन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? वो जो है बलबन के ही शासनकाल में विद्रोह किया था। तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया। यह विद्रोह बंगाल के अमीर खां की नियुक्ति के विरोध में था। कालांतर में बलबन ने बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां जो है भाग निकला। ठीक है, इस क्रम में हमने गुलाम वंश को देख लिया। अब आगे हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो से देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वो कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण वो नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था कि मैं पूरे संपूर्ण विश्व को जीतूंगा। साथ ही नवीन धर्म चलाने की भी ये अभिलाषा थी उसकी, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसका यह विचार जो है त्याग दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि की धारण की? तो हमने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कही है? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कही गई है, क्योंकि ये शरीयत के नियमों को नहीं मानता था। और जो जियाउद्दीन बर्नी है इस बात का अपना जो उसका पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है।
ठीक है। उसका जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही बरनी की पुस्तक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो वो जो था जफर खां, और साहसी सेनापति में से एक था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो उसके पति का नाम जो था राणा रतन सिंह। ठीक है, पद्मिनी की कहानी जो है 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत से मिलती है। उसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने संकेतों में अलाउद्दीन की समानता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना जो है साहिबा से की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, हजार दिनारी नाम से किसे कहा जाता था? हजार दिनारी जो है मलिक गफूर को कहा जाता था हजार दिनारी। इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थी और तो कौन सा सही होगा? और यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये हमारा कथन ये तो सही है, लेकिन ये दक्षिण राज्यों को जो है कब्जे में नहीं करना चाहता था, कब्जे में करना चाहता था। तो ये गलत ऑप्शन है। तो हमारा जो सही होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्टर एस लाल जो हैं उन्होंने बताया है कि धन के लालच और गौरव की लालसा में अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन की और विजय की प्राप्ति थी, न कि वहाँ की सत्ता की स्थापना। ठीक है, उनकी आंतरिक नीति थी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना नहीं चाहता था, सिर्फ वहां से धन और विजय का परचम लहराने के लिए ऐसा करता था। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय जो उसका शासक था वो रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी में उसने उस वादे को पूरा नहीं किया और मतलब कर नहीं भेजा, जिससे गुस्साए अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव को युद्ध में पराजय किया और उसने आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, तो यहाँ से कौन से राजा संबंधित है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए रणथंभौर जो है अमीर देव से संबंधित है, चित्तौड़ जो है राजा रतन सिंह और देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात जो है कर्णदेव से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इस क्रम में जो है सबसे पहला
जो उसका विजय है वो गुजरात है। तो पहला 2 गुजरात, फिर रणथंभौर को उसने विजय किया था, उसके बाद चित्तौड़ को, उसके बाद फिर वारंगल को। तो हमारा सही क्रम हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज के क्रम का हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में ज़्यादा विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों में भूमि छीन ली। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम और पेंशन या ईद रात के रूप में दी गई थी, और धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि भी उसने छीन ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक बढ़ा दिया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व को जो है 50% कर दिया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसमें जो है एक मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आता है कि उसने भी जो है कर को बढ़ा दिया था, लेकिन मेन जो है यही अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व का रूप देने के लिए किया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही है। तो उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, तो सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, सही है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा कि उसने जो है पूरी सल्तनत पे लागू नहीं किया था, तो हमारा ये जो है गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हमारा एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दिया हुआ है। अलाउद्दीन के लगान व्यवस्था संपूर्ण राज्य के समान रूप से लागू नहीं की गई थी। भूमि की पैमाइश जो है किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश कराकर लगान की वसूली की थी। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पृथक विभाग दीवान ने मुफ्त खराज की स्थापना की थी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, दीवान ने मुफ्त खराज। अलाउद्दीन जो है परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने के अधिकार को छीन लिया और उसे विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया, तो ये हमारा सही है। वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ऐसा नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया? तो मूल नियंत्रण पद्धति को जो लागू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बाजार प्रथा नियंत्रण। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास ने जो है बहुत सफलता प्राप्त की। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सल्तनत काल में सर्वाधिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, घड़ी एवं गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो वो भी है जो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन करों को लगाया था, घड़ी कर और चराई कर। ठीक है, तो घड़ी कर वो होता था जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर वो होता था जो दुधारू पशुओं के चराई करने पर लगाई जाती थी। इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका प्रयोग किया था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी, तो सीमा जो थी रावी नदी सीमा थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच जो है रावी नदी की सीमा थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वासपात्र मुगल गुलाम अधिकारी मलिक इज्जाउद्दीन काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया था। रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें विचार करना है। देखिए, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उस शहर को घेर डाला, तो ये हमारा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें तो भारत पर मंगोल का जो पहला आक्रमण है वो इल्तुतमिश के काल में हुआ था, और हमने ये चीज़ जो है पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मुगल अभियान हुआ था, लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों को विफल कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। इसमें सीमा प्रांतों की सुरक्षा की सैनिकों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी। प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती की लोग की मरम्मत कराई, क्योंकि अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था, इसीलिए पूरे राज्य के सीमाओं को किलाबंद बना दिया और संख्या जो है बढ़ा दी सेनाओं की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकर, ये सही है, शासक देवगिरी शासक शंकर देव सही हैं। वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। होयसल के वीर बल्लाल, ये सही है। मदुरा के वीर पांडे, ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बी, क्योंकि ये सही नहीं है। वारंगल के जो राजा थे वो प्रतापरुद्र सेकंड थे, प्रतापरुद्र सेकंड। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर रामचंद्र देव के शासक थे, उस टाइम आक्रमण किया, और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था शंकर देव शासक बना था। ठीक है, तेलंगाना के काकतीय वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो है किसी भी सुल्तान ने नहीं किया था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, किसी ने विरोध नहीं किया था, परंतु सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। मृत्यु के बाद मलिक गफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर सुल्तान बना वो। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया
तथा अल इमाम या उल इमाम या तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठा। जो है खिलजी वंश देख लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वंश की ओर, या नेक्स्ट वंश जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। उस क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वो जो बना वो गाजी मलिक था। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो जो था तुगलक वंश का। अभी हमने देखा कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक का श्रेय किसको जाता है? किस शासक को श्रेय जाता है? तो वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक जो है कृषकों की स्थिति को सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किया था। उसने मुकद्दम या खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए और गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली जो है बंद करवा दी और भू राजस्व की दर 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया तथा सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारे इस क्रम में चौथा क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो वो तुगलक वंशी हैं। वो तुगलक वंश है जो सबसे ज़्यादा राज किए थे, क्योंकि 1206 से 1290 तक तो मामलुक वंश था यानी कि गुलाम वंश, और 90 से 20 तक जो था वो खिलजी वंश चला, और लोदी वंश के ने 1451 से 1526 तक किया, और तुगलक वंश सबसे ज़्यादा 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का माहिर था, तो वो जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इसने जो है शासन किया, और खगोल शास्त्र और गणित और आयुर्विज्ञान के अनेक शिक्षाओं से ये संपूर्णतः विद्वान था। ठीक है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अमीर कोही जो है कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम अमीर कोही रखा। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों के प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो ये नहीं किया था, बलबन ने भी नहीं किया था। तो हमने अभी कौन सा पढ़ा है? तो वो हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। दीवाने कोही ये क्या है? कृषि से संबंधित है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले आया दौलताबाद से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यही है कि उसने राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। राजधानी जो है दौलताबाद से दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसके जो है विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो साम्राज्य के केंद्र में स्थिर होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो वो जो है दौलताबाद ले गया, क्योंकि बर्नी के अनुसार
जो है इसके साम्राज्य का केंद्र बिंदु था देवगिरी, तो उसने जो है दिल्ली से राजधानी जो है दौलताबाद ले आया, और दौलताबाद यानी कि देवगिरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, अभी हमने देखा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासनकाल में क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो जनता को विभिन्न प्रकार के योजनाओं देकर लाभ पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसने मुद्रा योजना की व्यवस्था लाई थी। वो आज का मुद्रा योजना नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाया गया है। ठीक है, अगर आपको बताएं तो आज के समय जो हम लोग मुद्रा का जो प्रचलन है वो भी सांकेतिक मुद्रा ही है, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया, तो ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, तो ये हमारा गलत है, तो ए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में जो हमारा आज का क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी, ये सही है, हमने अभी बताया आपको ऊपर। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये भी हमारा सही है। तो जो इसकी व्याख्या है वो सही कर रही है, क्योंकि विफल भी हो गया, नियंत्रण नहीं था, तो नियंत्रण नहीं था इसीलिए विफल हो गया, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था, जो कि 1347 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वो जो है मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की व्यवस्था की? तो डाक व्यवस्था जो है इब्न बतूता ने बताया कि इब्न बतूता ने बताया कि सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का विवरण जो है इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत में बताता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है किताब-ए-रहला, जो कि रहला से प्रसिद्ध है और कई बार हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक जो यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन कहाँ है? तो वो जो है नालंदा में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? होली उत्सव में, तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार ने लिखा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक है, क्योंकि ये जो है एक महत्वाकांक्षी राजा था
और अपनी प्रजा को लाभ पहुंचाना चाहता था। तो वो योजनाएं बनाता था, लेकिन वो योजनाएं विफल हो जाने के कारण प्रजा को परेशानियां होती थी। तो लेखक ने लिखा है कि इसकी मृत्यु के बाद जो है इसको अपने प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को है जो राजा से मुक्ति मिली। तो वो लेखक ऐसा क्यों कहता है और वो लेखक कौन है? तो वो लेखक जो है बादयुनी है। इतिहास का जो है बादयुनी नहीं मृत्यु के पर ये कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण और योग्यता के आधार पर जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक नियुक्ति देकर और उसकी बेकारी को समस्या को हल करने का प्रयास करता था। लेकिन आज के समय हमारी सरकार ऐसा नहीं करती है। पहले पेपर कराती है, पहले वैकेंसी आती नहीं, आती है तो पेपर कराती है तो लीक हो जाता है तो पहले मानती नहीं है, उसके बाद प्रोटेस्ट कीजिए, फिर लाठी खाइए, डंडा खाइए, गोजी खाइए, वाटर कैन से पानी से झरना से नहाइए, फिर उसके बाद कोर्ट में जाइए, कोर्ट आदेश देता है, फिर पेपर रद्द होता है, फिर पेपर होता है, फिर रिजल्ट आने में 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट फैसला सुनाती है, फिर जाकर रिजल्ट आता है। इस क्रम में हमारे पूरा पंचवर्षीय योजना से भी ऊपर 7 वर्षीय योजना पूरी हो जाती है। ठीक है, और उस समय उस समय रोजगार कार्यालय खोला गया था, रोजगार कार्यालय। ठीक है, और किसने खोला था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग जो है दीवान खैरात खोला गया, जो फिरोज तुगलक नहीं खोला था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है गुलामों और दासों को रखने का बड़ा ही शौकीन था। अब देखिए, राजा भाई सुल्तान थे, ऐसे शौक पालते थे कि ये हम गुलाम रखेंगे। ठीक है, जैसे आज के समय हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर क्रेज़ है कि हमारे सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर हों, ये हमारा क्रेज़ है। तो इसी बात पे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके शेयर कर दो यार, सबको चाहिए तो हमको भी तो चाहिए, शायद शेयर करो खट से। फिरोज शाह, अरे खट से याद आया भाई, चुनाव में हमारे एक और खटाखट फेमस हुआ था नहीं? फिरोज शाह तुगलक ने दासों का बहुत शौक था। उसे दासों की संख्या जो है 1,80,000 बताई जाती है। वाह, 1,80,000 दास उसने रखा था। भैया ये सेना तैयार कर लिया था इसने, तो हम सेना तैयार कर लेंगे, दास रखने की क्या ज़रूरत है? उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदरगाह का गठन किया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। अब सोच लो, दास है फिर भी शिक्षा का ध्यान रखा जाता था, अब क्या ही चाहिए? हमारे यहाँ दास नहीं है सब, फिर भी शिक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्यों? 18% GST जो ले लिया है सरकार ने। लेकिन आप सभी को घबराना नहीं है। टू द पॉइंट टू द एग्ज़ाम की आदर्श वाक्य के साथ ये आपका चैनल PCS मैथमेटिक्स आपको फ्री में जो टू द पॉइंट टू द एग्ज़ाम है वो आपको प्रोवाइड कराता रहेगा वीडियो फॉर्मेट के माध्यम से। अगर आप ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करिए, आपको ये घटना चक्र पूर्वावलोकन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण हुआ था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था।
उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग जो है अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है भैया, हमसे कर ले लो, लेकिन हमें व्यवस्था तो दो। आज तो हमारे यहाँ 18% GST भी ले रहे हैं शिक्षा में, और शिक्षा ही नहीं देते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो वो जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हक ए सर्व या सिंचाई कर जो है किस दिल्ली प्रथम ने लगाया था? तो वो जो है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था? तो भैया एक ही हैं, फिरोज शाह तुगलक। यही सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इन्होंने जो है 1200 नए फल बाग लगाए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली ले गया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक ही ले गया था। कहाँ गया फिरोज शाह तुगलक? ये है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली ले गया था? अरे भैया फिरोज शाह तुगलक। चलिए सेम टू क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं ये सब, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बार बार क्या पढ़े। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। यूपीपीएससी मैथ में पूछा गया था। निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो ये जो है अपने क्रम में ही लिखा हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए इसका सन ईयर जो दिया है, इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लोधी वंश। सल्तनत काल के सभी जो वंशज हैं, हमने पढ़ते पढ़ते लोधी वंश की ओर पहुँच गए हैं। अब लोधी हैं तो लोधी हम लोग भी पढ़ लेते हैं और ये लेक्चर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? तो लोधी था। लोधी जो था अफगान मूल का था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो वो सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर सी है। बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी। तो आप तो जानते ही होंगे इब्राहिम लोधी का जो है बाबर से झगड़ा हुआ था। अरे हमारे तुम्हारे जैसा झगड़ा नहीं हुए, ये युद्ध वाला झगड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली के युद्ध में परास्त किया था 1518 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यही राणा सांगा जी हैं जो बाबर को निमंत्रण दिए थे भारत आने के लिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा स्थित है? तो वो जो है सिकंदर लोधी है। ये लोधी साहब ही हैं जो आगरा बसाए थे, और वो आज के समय ताजमहल वहीं देखने जाते हो। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर को नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने के लिए जाता था? सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? लोधी जी ने की थी। गुरु गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की है? सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना जो है यही थी, सिकंदर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 10। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोधी ने ही की थी। यही क्रम जो हम पढ़ के आए हैं, कब किसका क्रम था तो ही बताना है। पहले गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, ठीक है, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी।
ये गुलाम वंश का नहीं है। कौन नहीं है? बलबन है, इल्तुतमिश है। लोदी कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। पढ़ के तो आए हैं सब। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था और हमने अभी तक पूरा सल्तनत काल के जितने भी वंश थे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए और अब तक के इस वीडियो में जो हमने आप सभी को बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो वीडियो पे नए वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज जो है हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, उस टॉपिक वाइज को आप देखिए क्योंकि वो मेरा सेल्फ नोट्स और हैंड रिटेन द्वारा नोट तैयार करके उसको आप सभी को बताया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भाई देखो इतना मेहनत किया जा रहा है सभी के लिए, तो आपको इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है भाई, पैसे भी नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास तो कम से कम आपके काम का वीडियो होगा तो देखना, नहीं काम का होगा तो मत देखना, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो भाई कम से कम। नोटिफिकेशन जाएगा देख लेना भाई आपके काम का वीडियो है, जिस टॉपिक का हमने वीडियो बनाया है। अगर वो आपके लगता है कि हमें देखना चाहिए तो देख लेना, नहीं तो उसको ऐसे स्क्रॉल मार देना, समझ रहे हो ना। लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो और शेयर भी कर दो। शेयर करने में भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस 2 से 3 सेकेंड आप लगेंगे आपको शेयर करने में। बाकी हमारे मेहनत का कुछ फल तो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।